नमस्कार, राम राम। बंगाल चुनाव का परिणाम कल सामने आ जाएगा। जो भी होगा वह सबके सामने होगा, लेकिन बंगाल चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया रही उसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये समझ में आता है कि ये केवल राजनीतिक लड़ाई नहीं है, क्योंकि पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं इस देश में उन सब चुनावों को आप याद कर लीजिए, जहां सबसे भीषण संघर्ष था वहां भी इस तरह की कटुता और खून खराबे की धमकी नहीं दी गई थी। इसलिए इसे केवल राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई मानना भूल होगी, एक तरह की मूर्खता होगी। आप पिछले 2-3 महीने की जो घटनाएं हैं बंगाल में हुई हैं उनको देखिए आप ध्यान से। तृणमूल और उसके समर्थक जितने भी लोग हैं वे क्या क्या नहीं कह रहे हैं। अब तक उनका जो विश्वमन है वो जारी है। कल्याण बनर्जी ने एक दिन पहले भी यही कहा है कि अमित शाह गुंडा है, ये है, वो है, हम उसे उल्टा लटका देंगे, और इस तरह की भाषा उस पार्टी के न जाने कितने ही लोग बोलते रहे हैं। चुनाव अधिकारियों को धमकी, भाजपा के नेताओं को धमकी, 4 मई के बाद चुनाव परिणाम आ जाने के बाद सबको देख लेने की धमकी, मारने काटने की खुलेआम धमकी। इससे एक बात पता चलती है कि ये लड़ाई जो है केवल चुनावी वर्चस्व की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई कुछ और है। इसे भारत बनाम बंगाल बना दिया गया है, यानी कि बंगाल एक अलग देश है, भारत एक अलग देश है। हिंदी भाषी लोग जो हैं उसे बंगाल पर कब्जा करना चाहते हैं, उस पर चढ़ बैठना चाहते हैं, बंगाल की संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं, और तमाम इस तरह की बातें जो हैं निरंतर प्रचारित की जा रही हैं, कही जा रही हैं। बल्कि आप भारत में अधिनायकवादी लोगों का अगर इतिहास उठा करके देखेंगे तो आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई देगा जिसकी तुलना ममता बनर्जी से की जा सके। आपको ध्यान होगा 2014 के चुनाव में, जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का पराभव हुआ, तब भी इस तरह की कोई घटना नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने वे 49 सीटों पर आ गए। लेकिन उसके बाद निरंतर वे संघर्ष कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ उल्टी सीधी बातें, बयान देना, यह सब तो चलता रहता है। वोट चोरी, तमाम देशद्रोह के कार्य भी करते हैं, लेकिन इस स्तर पर उतर करके कांग्रेस पार्टी भी कभी इतने आक्रामक होकर के कभी आपने किसी को नहीं देखा होगा। नीतीश कुमार को आप ध्यान में रखिए। नीतीश कुमार एक इतने बड़े फाइटर नेता रहे पूरे जीवन भर, उनकी मिसाल दी जा सकती है, लेकिन आज देखिए उन्होंने चुपचाप अपने पद का त्याग किया और चले गए। लेकिन ममता बनर्जी रत्ती भर भी झुकने को, ठहरने को तैयार नहीं है, बल्कि निरंतर उनके एजेंडे में केवल एक ही चीज़ है कि इसको सबक सिखाएंगे, उसको सबक सिखाएंगे, खाली नहीं जाएगा, छोड़ेंगे नहीं किसी को। मतलब खुलेआम धमकी है, और ये धमकी लोकतंत्र के नाम पर दी जा रही है। हास्यास्पद, इससे हास्यास्पद और क्या हो सकता। और सबसे बड़ी विडंबना यह कि पूरा का पूरा जो बौद्धिक समुदाय है इस देश का, पूरा का पूरा बौद्धिक समुदाय, बंगाल का जो समाचार पत्र चलाने वाले बड़े बड़े संपादक हैं, वे चुप हैं, एक तरह से मुंह सिल करके बैठे हैं। अगर इसका शतांश भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया होता या कहा होता तो अब तक देश में ये आग लगा दिए होते। इन्हें गर्दनियां दे करके पद छोड़ने को कहा जाता, या कहा जाता कि तत्काल प्रभाव से इसे इस्तीफा लो, बर्खास्त करो सरकार को। लेकिन बंगाल में सब चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। इसका कारण जो है समझ में यही आता है कि इसके पीछे कुछ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां लगी हुई हैं जो बंगाल को कभी भी ममता बनर्जी से दूर नहीं करने देना चाहती हैं। उनका पूरा एजेंडा यही है कि किसी तरह से ममता बनर्जी बंगाल की सत्ता पर बनी रहें और भाजपा वहां जीत न पाए, क्योंकि बंगाल में जो चल रहा है उसको देखने के बाद अब यही कहा जा सकता है कि पूरी की पूरी नकारात्मक शक्ति जो है पीछे पड़ी हुई है, और वह येन केन प्रकारण इस चुनाव को कंट्रोल करना चाहती है। वह तो कुछ ऐसा हुआ कि इस बार चुनाव आयोग ने इतनी सख्ती की कि बंगाल में हिंसा की घटना नहीं हुई। अन्यथा आप पिछले चुनाव को अगर याद करें तो 50 से अधिक लोग मारे गए थे बंगाल के चुनाव में।
इतना हिंसक चुनाव इस देश में कहीं नहीं होता है। और एक बड़ी विडंबना यह भी कि बंगाल के लोग सबसे अधिक सांस्कृतिक होने का दावा करते हैं। उनका दंभ जो है कहीं से भी चुकता नहीं है, छोटा नहीं पड़ता है। वे आज भी उसी दंभ में हैं। वे मानते हैं कि हम पूरे देश को संस्कृति सिखाएंगे। हमसे अधिक कल्चर्ड आदमी कोई नहीं होता, हमसे अधिक कल्चर्ड लोग कहीं नहीं होते हैं। लेकिन कल्चर के नाम पर बंगाल में क्या हुआ है ये आप देखिए। यही ममता बनर्जी जो 15 वर्ष से बंगाल की सत्ता पर काबिज हैं, उन्होंने अगर ढंग से राज्य को चलाया होता, वहाँ विकास की संभावनाएं बनाई होती, औद्योगिकरण किया होता, तो लोग उन्हें सिर पर बिठा करके रखते, वे एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जाती। लेकिन उन्होंने पिछले 15 वर्षों में सब कुछ तहस नहस करके रख दिया बंगाल को, और अपने हठ पर, अपने जिद पर अड़ी हुई हैं कि मैं जैसे चाहूं वैसे चलाऊंगी। बंगाल को चलाने का एकमात्र अधिकार मेरा है। और ये सभी जो हैं ये हिंदी वाले गुंडे हैं। यही भाषा है पूरे बंगाल के उस पार्टी के सभी नेताओं की, चाहे कोई छोटा नेता हो, चाहे कोई बड़ा नेता हो, चाहे मझौला हो, चाहे साधारण कार्यकर्ता हो, सभी एक ही जुबान में बात कर रहे हैं। इसलिए कल का चुनाव परिणाम अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगर भाजपा जीत जाती है तो हम यही आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में स्थितियां बदल जाएंगी। लेकिन अगर भाजपा पराजित हुई और तृणमूल कांग्रेस फिर से सत्ता पर काबिज हो गई, तब बंगाल का भगवान ही मालिक है। मुझे लगता है तब दुगनी तिगुनी शक्ति के साथ वे विध्वंस करेंगे, और तब एकमात्र रास्ता केंद्र का दखल रह जाएगा। उसके बिना बंगाल का उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ की स्थितियाँ बहुत अधिक खराब हो चुकी हैं, इतनी खराब हो चुकी हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। यह और बात है कि वहाँ के लोग चुप हैं, बोलने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि बोलने पर जान का खतरा जो है वह प्रकट हो सकता है, मंडरा सकता है। बहुत ही साधारण सी बात है। इसलिए बंगाल की स्थिति को देखते हुए हम इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो सकते कि यह राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है, चुनाव है, लोकतंत्र में एक पार्टी बनाम दूसरी पार्टी सामने खड़ी है। इसके पीछे बड़ी विध्वंसक शक्तियां लगी पड़ी हैं, और इसका एक, जिसे हम कहते हैं कि बहुत ही सिनिस्टर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिनिस्टर प्लान है, जिसके तहत पूरे बंगाल को बर्बाद करने की योजना चलाई जा रही है, उसे काट देने की योजना चलाई जा रही है शेष भारत से। मैं आशा करता हूं कि बंगाल के लोगों ने जितनी बड़ी संख्या में उमड़ करके वोट दिया है, उससे यही सिद्ध होता है कि वे परिवर्तन के लिए वोट देने आए थे। परंतु यह अगर दाव उल्टा पड़ता है, तब फिर वही कहूँगा कि ईश्वर ही तब बंगाल की रक्षा कर पाएंगे। वहाँ आने वाले दिनों में क्या होगा कोई नहीं जानता है। सब कुछ 4 मई के चुनाव परिणाम पर टिक गया है। हमें थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन आप ध्यान से अगर देखें तो संपूर्ण भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इतनी विध्वंसक राजनीति करने वाला या करने वाली एक भी नेता आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। हो सकता है कि दक्षिण में कुछ इस तरह की राजनीति हम देखें, हो सकता है कि तमिलनाडु में हम आने वाले समय में देखें, जिसकी कोई संभावना कोई ये नहीं कह सकता कि ऐसा होगा ही। लेकिन यहाँ तो जो स्थिति थी, जो स्थिति है, उसे देख करके एक तरह से आदमी भयाक्रांत हो जाता है। हमारे पास केवल एक ही रास्ता बचता है कि हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि बंगाल में सब कुछ अच्छा हो, और उसे अपना पुराना जो लुटा हुआ वैभव है उसका, वह उसे फिर से प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।